नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीसैट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल पर कुछ प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम अभी डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न इसमें होंगे। 30 प्रश्न करके 4 से 5 पार्ट आएंगे, जिसमें पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्न, कुछ नए प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। और इन्हीं को करने के बाद में आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली ऐसे आए या ना आए, आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। पासिंग मार्क्स केवल लाने हैं। हिंदी, अंग्रेजी और साथ में मैथ्स, रीजनिंग और ये वाला पोर्शन जिसमें से 25-30 क्वेश्चन आते हैं। आराम से आप 5-5, 7-7 क्वेश्चन हर जगह करके अपने 40-45 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। आपको अच्छा लगेगा तो इसको लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगने पे ही इसको लाइक कीजिएगा। और अगर आप ऐसे टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी ऐसे टेस्ट हैं, आप दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहला प्रश्न है, नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने के परिणाम स्वरूप उद्भव हुआ। किस चीज का उद्भव हुआ? ये प्रश्न थोड़े से अटपटे होते हैं, ज्यादातर आंसर आपको रटने पड़ेंगे। जहां पर समझने वाला होगा वहां पर मैं समझा दूंगा, नहीं तो बहुत देर तक समझाना भी कोई बहुत आप कह सकते हैं कि होशियारी की बात नहीं है, बहुत बुद्धिमानी उसमें नहीं है। नेतृत्व के व्यवहारवादी उपागम को जिसमें दृष्टिकोण से देखने के परिणाम स्वरूप जिसका उद्भव हुआ है, तो उसको हम स्थितिजन्य सिद्धांत कहते हैं। स्थितिजन्य सिद्धांत में क्या है? नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत की एक प्रतिक्रिया के रूप में इसको देखा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति वास्तव में जब एक लीडर के रूप में व्यवहार करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण उस स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वह कार्य कर रहा है। नेता कब? जिस स्थिति में वो है। तो यहां पर सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थितिजन्य सिद्धांत। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिचुएशनल थ्योरी है ये। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहां पर और ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। एक दल के नेता के रूप में आपको एक साथ 50 लोगों के साथ संवाद कायम करना पड़ता है। आप नेता हैं और 50 लोग हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है 50 लोगों को। तो अभिप्रेरण के अभाव में कामगारों की कार्य कुशलता प्रभावित हो रही है। अपने कामगारों से सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन का पाने का सर्वोत्तम विकल्प क्या हो सकता है? कार्य प्रदर्शन पाने का, यानी कि वो बेस्ट परफॉर्म करें। जो आपके वर्कर हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्म वो कब करेंगे? जब उनकी कार्य कुशलता को आप समझेंगे, एफिशिएंसी उनकी क्या है और उनकी वीकनेस जो है, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको समझेंगे और उसको दूर दूर करने का प्रयास करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे, तभी ये हो सकता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की समस्या नहीं है। संप्रेषण की समस्या नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि 3 इसमें संप्रेषण की समस्या है। जैसे संप्रेषण की समस्याओं की जब बात आती है तो उसमें पद सोपान की बाधा, हायरार्किकल जो बैरियर होता है, तो हायरार्किकल जो बैरियर होता है वो एक कम्युनिकेशन की समस्या होती है। भाषा संबंधी कठिनाई, मान लीजिए कोई इटालियन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, या यहीं पे आप उड़िया भाषा में, आपको उड़िया नहीं आती है, कोई बात कह रहा है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो भाषा। और वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई भी होती है। अगला दिया हुआ है फाइंड इंटरेस्ट, रुचि का पाया जाना। अगर किसी भी चीज में आप रुचि ले रहे हैं तो ये बाधा नहीं है, ये समस्या नहीं है, वो तो और सकारात्मक बात हो जाएगी, तो ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन का अभाव भी कई बार संप्रेषण की समस्या होती है। कई बार जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो नहीं पाए जाएंगे, तो उसमें भी आप बात नहीं समझ पाएंगे। कई बार संगठन का आकार जो है वो भी संप्रेषण के बाधा के तौर पे काम करता है। बात समझ में आ रही है? वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई तो इसमें दी हुई है, ये भी होती है। सैद्धांतिक बाधाएं कई बार आती हैं, किसी सिद्धांत के बारे में या किसी भी संगठन के बारे में उतना आप नहीं जानते हैं और वो आपसे बात की जा रही है उसके बारे में, तो आप नहीं जान पाएंगे। प्रौद्योगिकी आधारित संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं है। कहां पर? यानी टेक्निकल जो चीजें होती है, कम्युनिकेशन होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है, उसका कहां पर कोई अर्थ नहीं है। मेगा सिटी में आप इसका उपयोग देख सकते हैं, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें देख सकते हैं, हाईटेक सिटीज में देख सकते हैं। गांव में संप्रेषण में प्रौद्योगिकी का उतना अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कहेंगे कि जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन भी तो प्रौद्योगिकी आधारित है, बिल्कुल है।
लेकिन अपेक्षाकृत आप देखिए तो गांव में कम है, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब समय के साथ ये चीजें परिवर्तित हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक सूचना देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? मान लीजिए कि कोई निगेटिव बात आपको बतानी है, मान लीजिए कि किसी दोस्त को आपको रिजल्ट बताना है जो सकारात्मक नहीं है, किसी को कोई बैड न्यूज देनी है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, पुकारेंगे, देखो तुम फेल हो गए, ऐसे कहेंगे? अरे जो फेल हुआ है उसको तो जो घाव है वो है ही है, आप ऐसे बोलेंगे तो और समझ लीजिए कि आपने मिर्च मसाला डाल दिया उसमें। समझ रहे हैं? शाब्दिक रूप में आप ऐसा नहीं कहेंगे, लिखित रूप में भी आप नहीं देंगे। कोई बहुत अच्छे पल नहीं है, अच्छे पलों को लिख के आप शेयर करते हैं, पढ़कर भी आप नहीं बताएंगे। आप सिंपल सा ईमेल कर दीजिए। ईमेल आप लिखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक भाषा में लिखना पड़ेगा, टाइप कर देंगे भेज देंगे, वो जान भी जाएगा और आपका भी बताना भी, जो बताने वाला काम है वो भी हो जाएगा। किसी व्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक दक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरपर्सनल स्किल है इन ए पर्सन टू वर्क विथ अदर्स, दूसरों के साथ कार्य करने की, वो क्या होनी चाहिए? वो क्या है? योग्यता है, सुगमता है, स्थिति है, शक्ति है, मतलब क्वालिफिकेशन है, या क्या है? कई बार इसका विरोध होता रहता है कि जो आप सुनते रहते होंगे कि कई बार आप कहते हैं कि ये उस योग्य नहीं था लेकिन उस पद पे है, कई बार आप ऐसे सुनते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो दूसरों के साथ कार्य करने की, इसमें कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्वालिफिकेशन, जो योग्यता है। बाकी सुगमता, इजीनेस, इवेंट, शक्ति, ये सारी चीजें, आप बहुत ताकतवर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन, अगर योग्य है आप, हर तरीके से योग्यता की बात हो रही है। सूचना पद्धति के प्रकरण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिफर्स टू। तो ये किस पे निर्णय लेना किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है इंटर डिसीजन मेकिंग को, अंतरदर्शी निर्णय लेने को ये करता है। सूचना पद्धति के प्रकरण के लिए व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय जो लिया जाता है उसको अंतरदर्शी निर्णय कहते हैं, वो उसको संदर्भित कर रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चीजों को जहां तक मैं समझा पा रहा हूं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो आंसर आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तदनुभूति पूर्वक श्रवण की विशेषता नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी हियरिंग, यानी कि आप तदनुभूति परक श्रवण कर रहे हैं, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी नहीं है की बात नहीं हो रही है, कौन सी नहीं है। वक्ता की स्थिति में स्वयं को देखना, पुट योर सेल्फ इन पोजिशन ऑफ स्पीकर, आपने स्पीकर की जगह खुद को रखा, आप समझ पाएंगे चीजों को। दूसरा है मूल्यांकन परक होना, आप चीजों को जब मूल्यांकित करने लगते हैं तो आप सही से सुनते नहीं हैं। आप तो जैसे यही क्लास है, आप ये जो सोचने लगे कि कैसे गलती निकालनी है, तो आप चीजों को आप उतने बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान है मेरी गलती निकालने में। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, उसमें एक दो मैं कुछ गलत टिक कर देता हूं। कभी कभी मुझसे होता है कि मैं सी ऑप्शन बोल रहा हूं और बी पे टिक हो जाता है कभी कभी, मैं स्वीकार कर रहा हूं इसको। लेकिन ध्यान 98 जो सही है उस पर होना चाहिए। 98 जो सही है उस पे दो, वो हम सही कर सकते हैं। आपने मैसेज कर दिया, किसी ने मैसेज कर दिया, तो मैं अगले वीडियो में या उसी में पिन पोस्ट कर देता हूं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। यहां पर मूल्यांकन परख होना ये सही नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देह भाषा का प्रेक्षण करना, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, सही है। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ रहे हैं, बातें और समझ में आएंगी। फोकसिंग ऑन द बोथ द कंटेंट एंड फीलिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन, केवल कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भावनाओं को भी समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन मूल्यांकन परख होना ये सही नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के दोनों पक्षों में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है? जहां पर आप देख रहे हैं एग्रीमेंट है, जहां पे एग्री है लोग, ठीक है, तो और डिसएग्रीमेंट, दोनों को आप देख लीजिए, सहमति और असहमति। तो सहमति असहमति कैसे खत्म होगी? जब दो लोगों के बीच में समझौता हो जाएगा। जहां पे सहमति है उसको देखिए,
असहमति है उसको हटाइए, दो लोगों में लड़ाई हो रही है किसी मुद्दे पे, तो बहुत सारी उसके में अच्छाइयां भी होंगी। आप एक ही मुद्दे को लेके बार बार उसको यही सुनाते रहते हैं कि हाँ बस ये है, लेकिन 99 अच्छाइयां हैं, वही बात, उस पर ध्यान दीजिए। एक जो बुराई है, ऐसे में उसके साथ भी, उसके पास भी दो तीन बुराई हो सकती हैं, 98 97 अच्छाइयां हो सकती हैं, कुछ भी आप कर लीजिए, यहाँ नंबर का मतलब नहीं है। तो इसको जहां पर ये बुराई है, इसको असहमति है, असहमति वाले क्षेत्रों को आपको क्या करना पड़ेगा, उपेक्षित करना पड़ेगा। और जो ये ठीक है, दोनों लोगों में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ दोनों लोग एक तरह सोचते हैं, तो समझौता इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? दूसरे के साथ संबद्ध भी यहां पे करिए तो ज्यादा सही है, संबद्ध, दूसरे के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है, तो यह है सम्मिलित होने की आवश्यकता। सम्मिलित होने की आवश्यकता, दूसरों के साथ संबंधित या संबद्ध होने की आवश्यकता, नीड टू ज्वाइन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। और दूसरा है, ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंतरवैयक्तिक जो भूमिकाएं हैं वो व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती है जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर, सीधी सी तो बात है, अंतरवैयक्तिक व्यवहार की बात कर रहा है, अंतरवैयक्तिक भूमिकाओं की बात कर रहा है, और ये संबंध की बात कर रहा है, तो ये तो सही है। और ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति से प्रत्यक्षता जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड स्टेटस। अंग्रेजी देख लिया कीजिए, ऐसी जो भूमिकाएं होती हैं, अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं कब आप कर पाएंगे? जब आपके पास कुछ अथॉरिटी होगी, जो आपका स्टेटस होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो वो होंगी। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी ये सही से व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्ट भी कर रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अधिकार और संस्थिति, अथॉरिटी एंड स्टेटस पर ये निर्भर करती है, उससे रिलेटेड होती है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? Which of the following reasons is expressed by the positive personality of bending forward? आगे झुकने की जो धनात्मक व्यक्ति है, आगे झुकने की, उसको व्यक्त करता है, किसके द्वारा व्यक्त करता है, किया जाता है? तो ये होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ए ऑप्शन, धनात्मक वैयक्तिक संकेत एकाग्रता को व्यक्त करता है। आगे आप झुक के किसी, जैसे कोई कोई बात बोल रहा है, कोई चीज हो रही है, कोई घटना घट रही है, क्लास चल रही है, तो आप धनात्मक व्यक्तित्व के द्वारा क्या करेंगे? एकाग्रता के द्वारा आगे झुक के, धनात्मक आगे झुक के। अब ऐसे आप वो बैठ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो वो लग रहा है ना कि कुछ मामला गड़बड़ है, इसका रुचि नहीं है, मतलब बहुत आप रुचि ले रहे हैं, है ना। धनात्मक व्यक्तित्व है ये, आगे झुकने का जो व्यक्तित्व है, तो ये क्या है? एकाग्रता दिखाता है, कंसंट्रेशन दिखाता है। जो अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में क्षमता बनाए रखे, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? Those who maintain capacity in short term adjustment and long term structural changes, उसको आप क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है इंटरप्ट रेक्टिफायर, व्यवधान सुधारक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अल्पकालिक समायोजन और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में जो क्षमता बनाए रखता है, उसको व्यवधान सुधारक कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरवैयक्तिक भूमिका नहीं है? अंतरवैयक्तिक भूमिका, which of the following is not a individual role, है ना, कौन सा नहीं है? तो ये मौलिक या बॉस, मालिक या बॉस, बॉस, मालिक या बॉस, ये जो है अंतरवैयक्तिक संचार से क्या मतलब होता है? दो व्यक्तियों के बीच में जब आप विचारों का, भावनाओं का, या कोई भी फैक्ट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका आदान प्रदान करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, आमने सामने एक दूसरे से सूचनाएं शेयर करते हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में संपर्क इसमें होता है। अंतरवैयक्तिक संचार दो तरफा, टू वेज होता है। और ये कभी भी, जैसे कैसे हो सकता है, ये आप उसमें साइंस का यूज कर सकते हैं, वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, साउंड्स का यूज कर सकते हैं, ध्वनि, संगीत, चित्र का यूज कर सकते हैं। इसमें तुरंत फीडबैक भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें फीडबैक भी तुरंत मिलता है। जो डायरेक्ट आमने सामने बैठ के प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है, किसी भी विषय पर अपनी बात कहना जब संचारक शुरू करता है, तो वैसे ही फीडबैक भी उसको मिलने लगता है। और अंतरवैयक्तिक संचार का उदाहरण, जैसे मासूम बच्चा है,
जो बाल्यावस्था से जैसे जैसे बाहर निकलता है वैसे वैसे धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है और अंतरवैयक्तिक संचार को अपनाने लगता है। लेकिन मालिक या बॉस का जो ये भूमिका है उसकी, वो अंतरवैयक्तिक भूमिका नहीं होती है। ये मालिक जो है मालिक है, बॉस जो है बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कहा जाता है ना। अब हो राइट या ना हो उसको माना जाता है। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को कैसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में, हेरिस्टिक्स के रूप में इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं। निर्णय लेने की विशेषता नहीं है। अब वर्धित विविधता प्रस्तुत करेंगे, जैसे आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं और उसमें कई व्यू आ जाए, डाइवर्सिटी हो उसमें, अच्छी बात है, और ये बढ़ जाए डाइवर्सिटी, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ सोल्यूशन भी बढ़े, वर्धित स्वीकृति भी हो जाए, जो भी बातें कही जा रहे हैं उसको स्वीकार किया जाएगा, तभी तो निर्णय पे आप पहुंचेंगे। कार्य सदस्य कार्यकुशल होते हैं। अब कार्यकुशलता का, स्किल्ड का यहाँ पे कोई मतलब, स्किल का कोई मतलब नहीं, स्किल्ड होना कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। और सदस्य प्रभावकारी होते हैं, मेंबर्स आर इफेक्टिव। अब कोई इफेक्टिव नहीं होगा तो पता चला जो इफेक्टिव होगा वो उसकी बात मानी जाएगी, तो इफेक्टिव होना भी जरूरी। तो सी ऑप्शन इसका, ये विशेषता नहीं होगी समूह निर्णय में। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो, उसको मतलब बहुत लिटिल नॉलेज हो, बहुत कम नॉलेज हो, बहुत कम जानता हो, और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? और निर्णय क्या करना है, उसमें ऑप्शंस क्या है, क्या क्या निर्णय हो सकता है, ये भी अस्पष्ट हो, तो ऐसी ही स्थिति को हम कहते हैं डाउटफुल कंडीशन। जैसे कहते हैं ना, मतलब बहुत खराब स्थिति ऐसी होगी, मैं कुछ तो निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्या करूं। जैसे कई बार होता है जब 10+2 के बाद में आप सोचते हैं तब IIT की तैयारी करें या मेडिकल में जाएं, इस तरीके की बातें आती हैं। IIT के लिए तो खैर 11th से क्या 9th से ही तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार आता है इंजीनियरिंग कर लूं या फिर आर्ट्स लूं, या कई चीजें होती हैं, या BSc करके फिर तैयारी करना है, या मेडिकल की तैयारी करना है, इस तरीके की। जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो यह संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? जैसे कोई एक निष्कर्ष है, अब उसको अव्यक्त या व्यक्त रूप से संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये आगे ऐसा ही होगा। संभाव्यता कथन का मतलब आगे ये संभव है, संभाव्य है, तो इसको हम क्या कहते हैं? समझने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा, इंडक्टिव रीजनिंग इसको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसको संदर्भित करता है? आगमनात्मक तर्कणा को। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर क्या करते हैं, अधिक व्यापक कथन निर्गत किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उसी को इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन भी इसका नाम होता है, कहते हैं। जैसे प्रेक्षण है, प्रेक्षणों से जो भी तथ्य निकले, उन तथ्यों को जोड़ा गया, उन तथ्यों के आधार पर यह कहा गया कि संभाव्य निर्णय क्या होगा, तो वो आगमनात्मक है ना, आगमनात्मक होगा। अगला जो प्रश्न है, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, जैसे सुनिश्चित ढंग से जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, ये इसका उदाहरण है, से प्रभावित होते हैं। ये गोचर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड, क्या क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? ये जो ट्रांजिट है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, बहुत सारे निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं, तो इसको गढ़न के रूप में जाना जाता है ना। इसको किस रूप में? गढ़न के रूप में जाना जाता है। ये गोचर गढ़न, प्रत्याशित पश्चाताप नहीं कहेंगे, वैयक्तिक पुष्टिकरण भी नहीं कहेंगे, हानि विरुचि के रूप में भी नहीं कहेंगे। इसको निकाल के भी आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से तर्कणा का अंतिम सोपान कौन सा है? अब ये सब प्रश्न बड़े आसान होते हैं। तर्कणा का अंतिम सोपान, रीजनिंग का अंतिम सोपान, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप करते हैं तैयारी, प्रिपरेशन करते हैं।
प्रिपरेशन के बाद में आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रकल्पना जो होती है उसको देखते हैं, और उसके बाद में आप निगमन करते हैं, है ना। ये इनकॉर्पोरेशन शब्द इसके लिए सही नहीं है ना। फिर आप इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, ठीक है, निगमन करते हैं, और निगमन के बाद में आपका सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है सबसे लास्ट में, सही है। तो सबसे पहले होगा डी, डी के बाद में ए के बाद में बी, बी के बाद में सी। तो ये सी ऑप्शन सत्यापन अंतिम पूछा जा रहा है, तो अंतिम सोपान सत्यापन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन समीचीन क्रम है ना। जो सही ऑर्डर है, सीक्वेंस है, उसको बताना है। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले आप विश्वास करते हैं कि सबसे पहले सुनते हैं, और सुनते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, किसी चीज को आपने सुना, किसी भी चीज के बारे में, जैसे कहा गया पेपर टल गया, कितने लोग तो कितने खुश हो गए होंगे, क्या सही में टल गया। तैयारी एक ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती, और कभी ना पूरी होने वाली चीज को ही तैयारी कहते हैं, ऐसे कहिए तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो सबसे पहले आप सुनते हैं, फिर सोचते हैं क्या वास्तव में ऐसा हुआ, फिर आप विश्वास करते हैं, फिर उसी के मुताबिक कार्य करते हैं। तो सुनना, सोचना, विश्वास करना और कार्य करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यही सही सीक्वेंस है। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था, गुणारोपित की जाती है। जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था, एनी डेविएशन इन द रिसीव्ड मैसेज, जो प्राप्त संदेश है उसमें कोई विचलन है जिसको पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसको गुणारोपित करेंगे, वो क्या होगा, तो वो कोलाहल पर, है ना, कोलाहल पर ये गुणारोपित होगी, कोलाहल पर गुणारोपित। इस कारण से आप नहीं समझ पाए, इस तरीके से आप कोलाहल से इसको रिलेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, कौन सा कौशल है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, आपसे उसकी घनिष्ठता है, या आपका कोई मित्र है, लंगोटिया यार है। दोस्ती कैसे चलती है, एक दूसरे की हेल्प करने से, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर जब आप सहायता करते हैं, है ना, वॉलंटरी असिस्टेंस व्हेन नेसेसरी। अब जब भी जरूरत पड़े तभी आप गायब हैं, तो कैसे हो पाएगा। बस खाली बर्थडे में केक खाने के लिए है आप, या वहां चौराहे पे जाके आप मतलब विभिन्न चौराहे, फुहारा चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा और वत्रा, है ना, या यहाँ पे पुरनिया चौराहा लखनऊ में, आप बस जाके समोसा खा लीजिए, चाय पी लीजिए, है ना। कभी कभी वो जॉइंट भी मारते हैं लोग, सुट्टा मारते हैं, वो सब कर लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, कोई भारी ड्रिंक पी लीजिए, जो भी है आपका, भाई इसीलिए ऐसा नहीं, स्वैच्छिक रूप से जब आवश्यकता पड़े तो सहायता भी करेंगे, तो निकट मित्रता बनाए रखने में ये सहायक होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है। डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन इन ए सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, सीनियर और जूनियर के बीच में वैयक्तिक सूचना का आदान प्रदान, प्रकटन आप कहिए, आदान प्रदान नहीं रही है, डिस्क्लोजर, प्रकटन क्या कहलाता है, तो इसको खुलापन कहते हैं, ओपननेस कहते हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, लेकिन इसको खुलापन कहते हैं, खुले हुए हैं एक दूसरे के बीच में। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। शाब्दिक का इधर वो दिए हुए हैं, एक जैसे शाब्दिक, लिखित, संकेत, दैहिक हाव भाव, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये इनको सुमेलित करना है, कौन से कारक है। तो शाब्दिक जो है, शाब्दिक क्या हो जाएगा, भाषा प्रवाहिता, तो ए का 2 हो जाएगा। लिखित में आप संज्ञानात्मक क्षमता कर लीजिए, बी का 4। संकेत में आप सामाजिक सांस्कृतिक को ले लीजिए, सी का 1। और दैहिक हाव भाव में आप अंतर्निहित अर्थ को ले लीजिए, तो डी का 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में निम्नलिखित प्रतिमान आप देखिए, कौन सा प्रतिमान जिसमें समानता संबंध संपोषित होता है ना, इक्वलिटी रिलेशनशिप होती है, लेकिन ईच पर्सन आल्सो हैज अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि समानता संबंध है तो किसी के पास कोई प्राधिकार नहीं रह गया, अथॉरिटी भी उसके पास है, तो वो क्या है, तो इसमें संतुलित विभाजन प्रतिमान होता है, बैलेंस्ड डिवीजन मॉडल होता है, जिसमें समानता संबंध भी है और अपनी अपनी अथॉरिटी भी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है
Communication is an organization that goes beyond function and level. Is क्या है वो, कैसा संप्रेषण है जो प्रकारों और स्तरों से परे चला जाता है, तो इसको हम अनुप्रस्थ ट्रांसफर कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। ट्रांसवर्स कम्युनिकेशन, अनुप्रस्थ संप्रेषण इसको कहते हैं। और अनुप्रस्थ संप्रेषण जैसे कार्यात्मक प्रभाग जो बहुत सारे हैं, उनमें जो जो भी वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स जो है, उनके बीच में ये आप कह सकते हैं संप्रेषण को इंगित करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन को ये बताता है। संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है क्या? शर्मीलापन, सांवेगिक परिपक्वता, दृढ़ता, परकता और तदनुभूति क्या करता है? संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कैसे होगी? जैसे कोई आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं और आप में साइनेस है, आप उसको बता ही नहीं सकते हैं, शर्मीलापन है, आप शर्मा रहे हैं। अगर आप परिपक्व है, इमोशनली मेच्योरिटी है, आप में इमोशनली मेच्योर है, तो ये सही है ना। टेनिसिटी, दृढ़ता परक, ये भी सही है। करस्पॉन्डिंग, ये भी सही है। लेकिन शर्मीलापन सही नहीं है, तो ये समस्या उत्पन्न करेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को देख के घबराइए नहीं, आपको इसमें मेरिट नहीं बनानी है। इसके 3-4 एपिसोड जब अब और हम कर लेंगे, और उसके बाद में आप जब इन चीजों को जो समझ रहे हैं ना, जैसे डायरेक्ट आप पढ़ते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा हो, तो इसको देखिए जरूर, एक बार 2 बार देख लीजिए और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हिंदी के 15 क्वेश्चन में से आप 10 तो कर ही सकते हैं। इंग्लिश में भी आप जो 10-15 पूछे जाएंगे, उसमें से भी 7-8 करेंगे। मैथ्स रीजनिंग कितनी भी कमजोर होगी, 10 तो कर ही देंगे मिला जुला के। 10 यहां से भी कर लीजिएगा, 40 क्रॉस कर जाएगा, है ना। लेकिन पढ़ के जाइए, डिसाइड को, पेपर को हल्के में मत लीजिए। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में बेमेल पद ज्ञात कीजिए। कौन सा बेमेल है? एक्सेस यानी पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स और व्यवहार का अर्थ। ये सब देखो तीनों एक तरीके की लग रही है ना। एडविन बी फिलम्पो एक थे, उन्होंने संचार और संप्रेषण के बारे में बात बताई है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचार, सूचना, संदेश, सुझाव, इनका आदान प्रदान होता है। लेकिन व्यवहार इसमें कोई मतलब नहीं, इसका तो आदान प्रदान नहीं। संप्रेषण में व्यवहार कहां से आएगा, वो अलग चीज है ना। उसके बाद व्यवहार निर्मित होगा, कैसा संप्रेषण होगा उसके बाद, है ना। अगर संप्रेषण वैसा होगा तो चटकनम मुखभंजनम, लात घुसा धड़ी धड़म, वो वाला हो जाएगा। अब बातें हाथी पाई, ये बातें हाथी पाओ, वो बात है ना। तो खैर ये समझाने का एक वो है। अगला जो प्रश्न है, और ये आज के इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न हम बना रहे हैं, फिर अगले एपिसोड में हम चलेंगे, फिर बाद में मर्ज करके मैं आपको इसको दे दूंगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, छोटी छोटी गुट्टियां लेते रहिए, बाल जीवन गुट्टी है ये। अंतः वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र, नीति शास्त्र क्या करता है? एथिक्स इन पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें एथिक्स का ध्यान आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। अवरोध क्यों बढ़ाएगा और बाधा क्यों उत्पन्न करेगा? विचारने योग्य नहीं है। इथिक्स है भैया, इथिक्स आपके सिलेबस में है, 4th पेपर। अगर विचारने योग्य ना होता तो विचारने योग्य है, वर्थ है इसका। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल वर्थफुल है ये, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप 6307281212 पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप ओपन करिए, वहां पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना आरओ और इसकी यूपीपीसीएस की, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? प्रश्न संख्या 30 तक हमने डिस्कशन किया था। 31 नंबर प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। 31 से 60 तक का डिस्कशन आज हम करेंगे। आगे 2-3 दिन में इसको हम सब समाप्त करके और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का करंट अफेयर का पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जा चुका है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। साल भर का पूरा करंट अफेयर 1 जनवरी से 7 अक्टूबर तक का, सॉरी, पूरा उसमें कवर है। दोनों पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है।
बाकी ये सारे वीडियोस देखते रहिए, करंट अफेयर के जितने भी वीडियोस इधर पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्ययबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। ये जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं प्रश्नों के अंदर छुपा हुआ होता है, और इसका उत्तर खोजने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आधा काम आपका बन गया। जब ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसको देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों को, अब जैसे दिया है संप्रेषण, परिपेक्ष, मॉडल, प्रतिरूप, जब ये सारी चीजें यहाँ पे दी रही हैं कि अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है, जो दूसरों के संप्रेषण करने के लिए समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है, तो तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि ये नियम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कम्युनिकेशन रूल्स में ये बातें की जाती हैं। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम की पहचान कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई मैसेज होगा, मैसेज के बाद में उसका री इन्वेस्टमेंट या पुनर्निवेश होगा, यानी कि पहला वाला ये आर, यानी कि ये एम, उसके बाद आर आएगा, और उसके बाद में तीसरा आएगा, सॉरी, संदेश के बाद में ये कोलाहल भी दिया है ना, नॉइस, तो नॉइस होगा यानी कि एन, और उसके बाद में पुनर्निवेश। पहले आप मैसेज प्राप्त करेंगे, कोलाहल स्तर जो है उसको देखेंगे, और उसके बाद ये पुनर्निवेश होगा। ठीक है, तो आर, एम एन आर ये हो जाएगा, और इसका सही क्रम हो जाएगा मैसेज, फिर नॉइज यानी कि 2 3 और फिर 1, 2 3 1। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानवीय संप्रेषण में जब आप देखेंगे तो सब स्रोत, इनकोडिंग, संदेश, फिर मार्ग, फिर डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता और फिर पुनर्निवेश, ये घटक पाया जाता है पूरा। अगर आप देखिए तो सबसे पहले होता है सोर्स, सोर्स के बाद में इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग के बाद में मैसेज आता है, मैसेज के बाद में रूट, उसका मार्ग क्या है, और रूट के बाद में डिकोडिंग उसकी होती है, और डिकोडिंग के बाद में फिर रिसीवर जो प्राप्त करता होता है, और फिर री इन्वेस्टमेंट यानी कि उसमें फिर पुनर्निवेश। बीच से उठा के पूछ लिया है, ऐसे क्रम याद रखना। प्रभावी श्रवण समावेश करता है, प्रभावी श्रवण क्या समावेश करता है? अपने संदेश की समझ को पुष्टिकरण उसका करना, संदेश की समझ की पुष्टि करना, यानी कि अगर जो भी आपने समझ विकसित की है उस संदेश के माध्यम से, उसका फीडबैक आप दीजिए, उसका पुष्टिकरण करिए, कंफर्म करिए उसको, तो यही प्रभावी श्रवण होता है। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया फिर आपसे पूछूं तो उसका आंसर आप दे सके ना, यही बात। अगला जो प्रश्न है, संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, या फिर अस्पष्ट होता है, या गड्ढमड्ढ उद्दीपक होता है। तो कोई भी संदेश आप कब समझ पाएंगे? जब कोलाहल स्तर से ऊपर हो और सुस्पष्ट संकेत हो, तभी तो। जैसे चाइनीज भाषा में आपको लिख के मैं भेज दूं चिक 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 चिक, अब कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सुस्पष्ट संकेत होना चाहिए। एक ऐसा सामाजिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? एक सामाजिक प्रयास है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक सोशल एफर्ट है, और ये हेल्प करता है मैनेजर को क्या करने में? सॉल्व करने में एक ऐसी समस्या को। एक विचार है जो प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है ना? एक सामाजिक प्रयास है। जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज, विभिन्न वैकल्पिक समाधान कैसे उत्पन्न हो, और ये होता है मस्तिष्कीय झंझावन। ये जो मस्तिष्कीय झंझावन है, जिसको सेरेब्रल स्लिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मेन यहाँ पर एक इसके लिए वर्ड होता है, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये सही शब्द इसके लिए होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होना चाहिए, गलत ट्रांसलेट हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसको याद रखिएगा, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान खोजेंगे, उसके जो विकल्प होंगे, तो विकल्पों के विकास के लिए सबसे अच्छे तरीकों में इसको माना जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग को, और विचार और वैकल्पिक समाधान इससे निर्मित होते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन सा इसमें नहीं है? इसमें से एक ये देखिए, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्णय
निर्भर होना निर्णय के लिए, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका, यानी कि आप अपने को ही परिपक्व समझेंगे, सब कुछ हम ही कर लेंगे, सब कुछ हमारा ही है, हमारे विचार ही सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की भी आपको सुननी चाहिए, खास करके जब समूह में आप काम कर रहे हैं। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो ये एक डिसीजन ट्री होता है, एक डिसीजन लेने का एक क्रम होता है, एक निर्णय क्रम होता है। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक ये होती है। निर्णय पथ जो रूट्स है उनको शो करती है, पाथ को शो करती है ना। संभावित जितने भी विकल्प है, जितने भी पॉसिबल चॉइसेस हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, उनको दिखाती है। तो एक निर्णय क्रम इसको बोलते हैं। एक आप एक डिसीजन सीक्वेंस याद रखिए। किसी प्रबंधक की निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई भी होगा तो तत्वों की पहचान करेगा। सबसे पहले समस्या की पहचान या तत्वों की पहचान, फिर जो उद्देश्य होंगे उनका निर्धारण होगा, समस्या को परिभाषित किया जाएगा, है ना। उसके बाद में उद्देश्यों का निर्धारण इसमें या समस्या को परिभाषित करना, जैसे भी आप कहिए। फिर संभावित विकल्पों का विकास करना, अगला ये होगा संभावित विकल्पों का विकास करना। फिर एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो 2 1 3 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्या की पहचान, लक्ष्य उद्देश्य का निर्धारण, समाधान विकल्पों का सृजन, चयनित समाधान विकल्प का फिर क्रियान्वयन, और फिर जो ये हो गया कंप्लीट, फिर प्रगति क्या हो रही उसकी निगरानी, ये अगला चरण होता है, 5वां चरण। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, इसको स्पष्ट करता है? ये बड़ा मजेदार है, स्ट्रामैन्स आर्गुमेंट। पहली बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया, पुतला का तर्क, तो बड़ी हंसी आ रही थी। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि प्रतिपक्षी के तर्क का खंडन का भ्रम उत्पन्न करने के लिए उसके तर्क के स्थान पर एक भिन्न तर्क जब गढ़ दिया जाता है, कमजोर तर्क का, उस फिर जो तर्क गढ़ा जाता है, भिन्न तर्क गढ़कर उस पर कमजोर तर्क का खंडन किया जाता है, तो इसमें यह कारणात्मक तर्क दोष होता है एक प्रकार का। इसको कहते हैं पुतला का तर्क, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रामैन्स आर्गुमेंट। जो आपको पीडीएफ देंगे उसमें ये सब सही रहेगा। स्ट्रामैन आर्गुमेंट्स इसको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित निर्णय लेने के में किसी न्यायादर्श का निर्माण समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना क्या कहलाता है? मेकिंग ए जजमेंट डिसीजन मेकिंग इन ए सिमिलर एंड रैंडम फॉर्म इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक्स, यानी कि प्रतिनिधि का स्वतः शोध, प्रतिनिधि का स्वतः शोध। सूचना, समय और ऊर्जा की सीमितता के चलते अक्सर लोग निर्णय लेने की सरलीकृत रणनीतियां अपनाते हैं। उसमें एक स्वतः शोध के रूप में जो ये रणनीतियां हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां उत्पन्न कर सकती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये त्रुटि रहित नहीं होती है। 3 प्रकार: उपलब्धता स्वतः स्रोत, प्रतिनिधिक स्वतः स्रोत, और समायोजन और आश्रयण स्वतः स्रोत। ये 3 इसके प्रकार होते हैं। तो जो प्रतिनिधिक स्वतः स्रोत है वो किसी घटना की संभावना का मूल्यांकन उसी के समान भूतकाल में हुई घटनाओं के आधार पर करती है, पहले जैसे हो चुकी है घटना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग कैसे करते हैं? अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना कर लेते हैं, तब हो जाती है। सारे पक्ष आपको देखने चाहिए ना। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकाओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो, उसको किस रूप में जाना जाता है? द नोशन ऑफ एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉन्सेप्ट्स दैट रिलेट टू ए स्पेसिफिक चॉइस इज नोन एज। तो इसको कैसे जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है किस नाम से? निर्णय खांचे के रूप में इसको जाना जाता है, एज ए डिसीजन फ्रेम। डिसीजन फ्रेम के रूप में इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वो क्या है? वह है कि वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। अगर वो समझ जाएगा तभी तो कर पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा, तो उसी की बात बताता रहेगा कि ऐसे बोले। अगला प्रश्न है, अच्छा श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें हो जाएगा कि ध्यान देना, दिए गए संदेश के
प्रति जो भी बात हो रही है तो उस पर ध्यान देना, और उसके बाद में आप फीडबैक भी दीजिए, अनुक्रिया भी दीजिए, ध्यान देना, और दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया भी करना, है ना। अटेंशन तो आप दें, रिस्पॉन्ड भी करें, तभी तो बात पता चलेगी कि समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उसकी तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। किस रूप में? सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। किस रूप में? सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लियोन फेस्टिंगर एक थे, उनके द्वारा सामाजिक तुलना सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों के भीतर सटीक स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। कौन थे ये? लियोन फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर, इन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था, और इन्होंने इसकी व्याख्या की थी तो कहा था कि व्यक्ति अनिश्चितता को दूर करने के लिए अपनी राय और योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर करते हैं और स्व को प्रभाषित करना सीखते हैं, खुद को कैसे प्रभाषित किया जाए। संप्रेषण की नियामक नियम हमको बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये संप्रेषण के नियामक नियम हमको बताते हैं। और दूसरा है कि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। दोनों बातें सही हैं और ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संप्रेषण के नियामक नियम हमको ये बताते हैं और अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है संप्रेषण में, इसीलिए ऐसा है। अगला जो प्रश्न है, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। कभी कभी सैद्धांतिक प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 22 आएंगे तो 22 में से अगर आप 14 भी बना देंगे तो हो जाएगा आपका, 12 भी बना देंगे तो हो जाएगा, 10 भी कर देंगे तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, हिंदी भी तो है, अंग्रेजी भी तो है, और किसी ना किसी का कोई ना कोई पोर्शन तो ठीक होता ही है। 2-4 मैथ रीजनिंग भी आप कर लेंगे, कोई भी होगा कर ही लेगा। तो पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठितों की समर्थता को स्पष्ट करता है। सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता को यह करता है। डोनाल्ड पेल्ज नाम था, 1952 की बात है, और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सिद्धांत उन्होंने दिया था कि प्रबंधकर्ता अथवा नेतृत्वकर्ता जो भी है, योग्यता और समर्थता के द्वारा कर्मचारियों और अधीनस्थ, जो अधीनस्थ हो या कर्मचारी हो, उनके साथ प्रभावी संबंध और संचार का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसी से होता है ना। कहने का मतलब अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध और स्पष्ट संचार का मार्ग प्रशस्त होता है इस सिद्धांत के द्वारा, और इसी को पेल्ज प्रभाव भी कहा जाता है क्योंकि डोनाल्ड पेल्ज ने इसको दिया था। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस किसे कहते हैं? संदर्भ किसे कहते हैं? तो संप्रेषण के संबंध में संदर्भ की बात की जाए तो वार्तालाप के लिए जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसको करेक्ट करिएगा। इसके साथ में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण भी आप ऐड कर लीजिए, जो हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है वो भी। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? तो कूट लेखन जो होता है, कोडिंग जो होती है, संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना कूट लेखन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कथन कारण का है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, अलग अलग लोग, भांति भांति प्रकार के, अलग अलग उनकी समस्याएं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। दोनों बातें सही है, संप्रेषित करता है, लेकिन इन दोनों बातों का कोई लिंक नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, व्याख्या नहीं करेगा। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे से व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, सही बात है। आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा अंतर्वैयक्तिक व्यवहार प्रेरित होते हैं, दोनों सही है, लेकिन वही बात है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, व्याख्या नहीं हो रही है। आप एक जिले के एसपी हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं, आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में शिकायत लेकर आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबंध जो थाना है, संबंधित थाना है, इसको संबद्ध करिए से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं कि बात सही है। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जब आपके पास कोई आएगा तो सबसे सटीक बात यह है कि आप उसकी बात सुने
और उसके बाद में थाने के अधिकारी को कहें कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत इसका केस दर्ज करें, क्योंकि आप एसपी हैं, आप उसके ऑफिसर हैं, थाने से ऊपर आपका ओहदा है, तो आपके पास आई है तो फरियाद सुना जाना चाहिए। जब कोई निष्कर्ष पर प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त किया जाता है, तो यह संदर्भ करता है, किसको संदर्भ करता है? आगमनात्मक तर्कणा को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में जब अव्यक्ति होती है, अव्यक्त किया जाता है, तो वो आगमनात्मक तर्कणा होती है। अगला जो प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा नहीं, अंतर्वैयक्तिक कौशल वाला प्रश्न, ये तो नीचे वाला मैं पढ़ रहा हूं, ये वाला दोनों में अंतर्वैयक्तिक है इसलिए मैं नीचे पढ़ रहा था। पहला है कि सकारात्मक, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत नहीं है? तो सकारात्मक अभिवृत्ति सही है, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह गलत है, सुनने की तत्परता सही है, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका गलत है, ये सुसंगत नहीं है। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी या एक अन्य भारतीय भाषा ज्ञात हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण आए। देखिए ये मिल गया ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योरी चढ़ाने की नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? त्योरी आप कब चढ़ाते हैं? जब आपको झुंझलाहट होती है, झुंझलाते हैं आप किसी चीज से, तो त्योरी चढ़ा लेते हैं। ठीक है। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप कूट संकेतन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? कूट संकेतन करते हैं, ए ऑप्शन। बाद में जब कोडिंग हो जाएगी, ये कोडिंग भी इसको बोलते हैं, कोड नोटेशन, या इसके लिए एक वर्ड है कोडिंग। डिकोडिंग तो बाद में जो संदेश प्राप्त हो जाएगा तब होगा, जब ग्रहण करेंगे आप, उसके बाद आप डिकोडिंग करेंगे, मैसेज आपको मिलेगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले यही होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध आपको बनाने हैं और आप शर्मा रहे हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये समस्या उत्पन्न करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाएं, तो आप ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज को, और उसमें जितने मैक्सिमम टेस्ट आप कर पाइए उसको कर लीजिए। कई लोगों का ये कहना होता है कि इतना दिन निकल गया है तो क्या उसमें छूट मिलेगी? आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, या इस पे कॉल करके बात करिए, जो हो सकेगा हम जरूर आपके लिए करेंगे। और आप मैक्सिमम प्रयास करेंगे तो सारे टेस्ट आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है। और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पेपर आपका अच्छा ही होना है, क्योंकि वैसा ही पेपर वहां पे आएगा जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन फंसाने हम नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि बार बार बोल रहे हैं पेपर आउट कर देंगे। कई बार ऐसे इल्जाम भी मुझ पे लगते हैं कि आपके क्वेश्चन नहीं आए। मैं पेपर थोड़ी आउट कर रहा था, मैं तो आपको एक पूरा पढ़ा रहा हूँ, आपको चीजें वगैरह। फिर अब इसमें भी मैसेज आएंगे, जब क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट, तो आप प्रैक्टिस पढ़ के जाएंगे ना, आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा तो आप पढ़ेंगे क्या? उसका आंसर तो कक्षा 5 का बच्चा भी रख लेगा। तो कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? घूरना, किसी को घूरेंगे, कितना बेकार लगता है, बहुत ही बेकार गंदी बात होती है। दृष्टि संपर्क करिए, विजुअल कांटेक्ट करिए, मुस्कुराइए, अपने हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए किसी के, मजा आएगा आपको। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा चाहिए, पहली बार ही मत पकड़ लीजिएगा, समस्या हो जाएगी ना। पहली बार ही पकड़ लेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार ही जाके मत पकड़ लीजिएगा। तो लेकिन घूरिए नहीं। और अंतिम प्रश्न है आज की इस एपिसोड का, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में गृह्यता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? अस्पष्टता, शब्दजाल, समय, पूर्वाग्रह। जो पूर्वाग्रह होता है ये कभी भी सही नहीं होता है। पहले भी आप सोच के गए हैं, पहले ही सोच लिए हैं कि ऐसा ऐसा होगा, पेपर देने जाइए पहले ही सोच लिए फेल ही होना है, पास नहीं होंगे। कम तैयारी भी है, कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छे से पेपर को डील करेंगे, हो जाएंगे आप पास। डी ऑप्शन, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक्सेल नंबर प्रश्न अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 60 क्वेश्चन हमने सीसैट में डिस्कस किए थे, अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशल, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल पर। 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है
उत्तर देने का प्रयास कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करके जो व्याख्या थोड़ी बहुत हम लोग कर रहे हैं उससे अपनी समझ विकसित कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पास कर जाएंगे। 22-25 प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उनमें से 10, 12, 15 भी आपके सही हो गए। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, समझ है, पास करना है। हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 15-20 जो भी आते हैं, 15 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कम से कम 10 से 12 आप कर लेंगे। अंग्रेजी जिनको कुछ नहीं आती वो भी 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत भी गलती से पढ़ा होगा बचपन में। और इसके अलावा आपकी मैथ्स और रीजनिंग के मिला के लगभग 30-25 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन उसमें मिला के आप कर लेंगे और इसमें से 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप 40-45 के बीच में पहुंच जाएंगे। आपको बस 33 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं। आप सोचेंगे इतना ऐसे आसान बता रहे हैं, वास्तव में ये इतना आसान ही है, ऐसे ही किया जाता है। कैलकुलेट करके कभी आप ये नहीं कर सकते कि 14 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो 14 यहाँ से सही हो जाएंगे, हिंदी के जितने आएंगे सब सही हो जाएंगे। सब सही होने का तो ठीक है, लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन कभी ऐसे टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, है ना। जो सब्जेक्ट आपको पूरा सही से रटा है उसमें भी क्वेश्चन करने की जब बारी आती है तो ह्यूमन एरर से एक दो गलत हो जाते हैं। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहले ही लिख दिया है कि आपको असत्य बताना है। फिर प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, तो देखिए किसके किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा, सविराम दंड, तदात्मीकरण के द्वारा, आत्मसात करने के द्वारा विकसित होते हैं, इसके द्वारा नहीं, तो यही असत्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो सविराम दंड है इसके द्वारा भाई अनुकरण लग रहा है, किसी को अनुकरित करेंगे, तदात्मीकरण के द्वारा, आत्मसात करेंगे उसके द्वारा, ये सही है। अगला जो प्रश्न है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, किसका? नृत्य जब आप डांस देखते हैं या डांस करते हैं, वो नागिन डांस जो शादी में होता है वो वाला नहीं, उसमें तो क्या मतलब स्वरूप उसका कलात्मक होता है वो तो आप जान ही रहे हैं। जो अच्छे नर्तक हैं, कथक, कुचिपुड़ी और ये सारी जो विधाएं हैं, उनमें जब लोग नृत्य करते हैं तो उसका एक मतलब होता है, अशाब्दिक संप्रेषण का एक ये स्वरूप होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नृत्य का मतलब ये वाला नहीं, नागिन डांस जो हो रहा है, मेरे यार की शादी है, ये वाला नहीं। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत का अभिव्यक्त किया जाता है? संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कौन सा आगे झुकने के धनात्मक? तो इसको मैंने पहले भी दूसरे रूप में डिस्कस किया था और ये सही इसका उत्तर हो जाएगा कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जब आप एकाग्र होते हैं किसी चीज के प्रति तो आप आगे झुक कर उस चीज पर अपना मन लगाते हैं, दिल दिमाग लगाते हैं, एकाग्रता होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संबंधों की रचना संबंधित है किससे? नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से, अभिप्रेरणा से। संबंधों की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू, किससे, काहे से संबंधित है, यही बताना है। संबंध कहाँ पे होंगे? कोई संगठन होगा और उस संगठन में ही तो भाई संबंधित होते हैं लोग, एक बॉस होता है, उसके नीचे लोग, फिर उसके ऐसे ये संबंध होता है ना, इनसे इनका संबंध है, इनसे फिर इनके आपस में सहकारी ये मतलब समान पद वाले लोग हैं, तो इसमें एक सहकर्मी का संबंध होता है। तो संगठन जो होता है उसी में संरचना संबंधित उसी से होती है, संबंधों की संरचना। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, कंडीशनल क्वेश्चन है, बड़ा सरल भी होता है ये। आप उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि आपके अधीनस्थ द्वारा छुट्टी मांगी जा रही है और अगर वो चला गया तो काम प्रभावित होगा। कई बार यहाँ भी ऑफिस का काम प्रभावित हो जाता है, जाते हैं लोग तो। अब आपको क्या करना चाहिए? उसके मामले को उसके उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करें, ये तो एक पलायनवाद हुआ, नहीं, छुट्टी मंजूर कर दें, ऑफिस का काम भी देखना है। दूसरे व्यक्ति को उसका नाम काम करने को कहें। अगला है कि उससे मिले, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में मनाने का प्रयास करें। तो यहां पर सही उत्तर यही होगा कि जो भी है उसका काम पहले देखें, फिर नहीं होगा ये विकल्प, जब काम ये वर्क नहीं करेगा तो आप दूसरे विकल्प पे जाएंगे, कहेंगे ठीक है दूसरा जो कोई काम कर सकता है उसको लाइए और आप ले लीजिए छुट्टी, जब तक आप नहीं रहेंगे वो काम करेगा। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है। निर्णयन, ठीक है, कार्रवाई निर्धारित होती है। निर्णयन अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ को चयनित करने का ही तो काम होता है। विभिन्न विकल्प, ये लिखा तो है, विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, तो कार्रवाई को निर्धारित करना, विकल्प को चुन के कार्रवाई निर्धारित होती है। कार्रवाई आप करते हैं,
कब? जब निर्णय ले पाते हैं तभी। आपको क्या करना है यही आपको नहीं पता है तो कैसे? ये नीति निर्माण का पर्यायवाची है, ये पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिसी मेकिंग और निर्णय में अंतर है, पॉलिसी मेकिंग अलग चीज है। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। ये अनुभव करने की अयोग्यता है। क्या अयोग्यता है? कि यहां से स्टार्ट हुआ आपका सेंटेंस, समस्या का समाधान, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग समथिंग फैमिलियर इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा, जो किसी परिचित वस्तु का है उसके असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा समाधान हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण, है ना। ये अयोग्यता है क्या? प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण ऐसा होता है, इसका नाम यही है अयोग्यता का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आप जैसे कई लोग ये सोच रहे होंगे सब इसी से आ जाएगा, इससे आए या ना आए, इतना दिमाग आपका चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन ये मान के मत चलिए कि यही आएगा तो कर पाएंगे। यहाँ पढ़ने का तरीका सीखिए, निगेटिव पॉजिटिव चीजों को सीखिए, कैसे एलिमिनेट करते हैं ये सीखिए, फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया, चाहे रूल की बात करें और चाहे प्रोसेस की बात करें, जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो ये सुनिश्चित कर देता है कि यही सही समाधान मिल जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? मतलब अगर एक प्रक्रिया है जिसको आप अनुसरण उसका करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, एक नियम है, रूल है, तो उस नियम जिससे समस्या का समाधान मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कलन विधि, एल्गोरिदम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? ये कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है, उस प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है क्या? जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक या व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। प्रश्न तो ये है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है थोड़ा इधर उधर बढ़ के सोचना, अभिसारी का मतलब, कन्वर्जेंट का मतलब होता है ऐसे संकीर्ण हो जाना। ठीक है, तो अपसारी चिंतन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी तो आपके सिलेबस में है, 5-7 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप तत्काल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे या वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। एक तरफ कह रहा है कि बीमार माता जी भी आप ही उनकी दवा लेने जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं यानी कि दवा थोड़ा सा लेट भी हो गई, बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दवा लेके नहीं गए तो समस्या हो जाएगी। कई लोग ये कहेंगे पहले हम अपने माता जी पर ध्यान देंगे। माता जी पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और कुछ कर नहीं सकते, आप और भी समय है आपके पास, कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हटा दीजिए जिनके दिमाग में चल रहा है। अब सबसे पहले यहां पर आपका लक्ष्य क्या होगा? यहां पर सबसे पहला जो लक्ष्य आपका होगा वो ये होगा कि बच्चे की जान कैसे बचाई जाए। बच्चे की जान बचाना सबसे प्राथमिक लक्ष्य आपका होगा, और जान बचाने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाए, उसको हॉस्पिटलाइज करें। अगर आप वाहन चालक को पकड़ भी लेंगे तो उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए वाहन चालक को पकड़ लेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचना दे देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, और तब तक अगर ब्लीडिंग हो गई, ज्यादा चोट लग गया तो ये चला जाएगा छोड़ के। तो क्या मतलब है, इसकी डेथ ना हो, सबसे पहले उसकी कष्ट का निवारण, उसकी जान बचाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाद में पकड़ जाएगा, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएंगे, उसके माँ बाप को आप सूचित कर देंगे, पुलिस भी आ जाएगी। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, होता नहीं कई बार बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं, कुछ स्टूपिड टाइप के लोग होते हैं जिनको सामान्य पता नहीं होता है कि व्यवहार कैसे होता है। अब उनको स्टूपिड कहना भी हम लोगों की हम लोगों को शोभा नहीं देता, लेकिन है ऐसे लोग, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो आप भी उस पर वैसे चिल्लाएंगे, वो कहेगा हट, तो आप हट और आप डांट देंगे, तो ये गलत है। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। कंडक्टर से आप कह रहे हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ये भी बात है।
वैसे जिम्मेदारी तो एक एक रूप में ये भी हो सकता है कि कंडक्टर उसको शांत करे, लेकिन कंडक्टर क्यों करे? वो आप पे चिल्ला रहा है तो आप पूछिए भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मैंने बिगाड़ा है आपका? आराम से, ऐसे नहीं कोई लोग क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, बारवा मोड़ के लगेगा कि बिल्कुल हो जाएगी अभी, भारत पाकिस्तान वाली स्थिति आ जाएगी, युद्ध हो जाएगा, बॉर्डर वाली स्थिति, तो वो नहीं करना है। चिल्लाने का कारण पूछना, भाई क्या बात है, क्यों, क्या हुआ है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, प्यार से पूछिए उससे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रोध रोध नहीं करेंगे, मतलब जाहिल नहीं बनेंगे जाहिलों के साथ। आदि एक नियम ये बड़ा बढ़िया है, टिट फॉर टैट, लेकिन ये कभी कभी बड़ा गड़बड़ रहता है। जो प्यार करे उससे प्यार करिए, जो नफरत करे उससे नफरत पूरी मत करिए, छोड़ दीजिए उसको भगवान भरोसे। ऐसे नफरत करेगा जूते खाएगा वो वैसे ही। निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं, भय, उम्मीदों से भय, झूठी आशा और भय, यानी भय और झूठी आशा, इनमें से कोई नहीं। निर्णय, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, जब आप डिसाइड कर रहे थे इंटर के बाद आपको क्या करना है, तो आपको डर लग रहा था, और किससे? आशाओं से, हम कर पाएंगे कि नहीं, झूठी आशाएं तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें और क्लियर ना कर पाए, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं पास ना कर पाए, ये सब लगने लगता है ना। यही सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, निर्णय, डिसीजन मेकिंग। डरते हैं आप, डर बहुत बड़ी चीज होती है, और डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू पीने से नहीं आती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट disseminates information to many recipients। आदाताओं का मतलब जो प्राप्त करता है, तो इसको प्रसारित करता है एक साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बल्क में मैसेजेस कई बार आपके पास आते हैं, जैसे हम लोग भी मैसेज भेजते हैं, जो करते हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। जैसे मान लीजिए हमारी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई, तो उस टेस्ट सीरीज के बारे में हमारे संस्थान की तरफ से आपको मैसेज जाता है ना। एक मैसेज हम टाइप करते हैं, उसको हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, वेबसाइट से उसको क्लिक कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन अगर है हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे, तो वो आप पे चला जाता है, जन संप्रेषण। तो ये बल्क मैसेजिंग इसको कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। अब वो कुछ भी कह रहा है, आप गंभीर हैं, पता चला वो चुटकुलेबाजी कर रहा है, आप तो सीरियस बैठे हुए हैं। कुछ बड़े बोरिंग टाइप के लोग होते हैं, और कुछ लोग हैं, आप कितना भी कह दीजिए मेरा हाथ कट गया था, बिल्कुल अलग कूद रहा था हाथ, वो मुस्कुरा रहे हैं, अब मन करता है खींच के एक रसीद कर दे, एक तमाचा उनके विचारों के समर्थन में। अब ये समर्थन में मुस्कुराने का तो मतलब ये गलत भी बोल रहा है, तब भी सही समय पर मुस्कुराते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरवैयक्तिक कौशल कौन सा है? क्या जरूरी है अगर दूसरों के साथ काम करना है, तो सबसे पहले जरूरी उसमें क्या लग रहा है आपको? उसका, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता, क्या कितना योग्य। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आपकी योग्यता इंपॉर्टेंट है, उसकी योग्यता भी इंपॉर्टेंट है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी क्या करता है? क्रोध को, थकावट को, अरुचि को, उलझन को। तो क्या होगा? रामू, ये फाइल तुम सही से नहीं लेके आए, या पानी मांगा उसने, चाय मांगा, टाइम से नहीं आए, पटक दिया, तो गुस्सा दिखा रहा है। गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार प्रेशर हो जाता है, आ जाता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जब वहां होता है क्या? सर्कुलर ट्रांसमिशन हो रहा है ना, और इसमें संकूटक जो है वो कूटभंजक हो जाता है। इनवेल्युटेड डेसिफरमेंट अकर्स, कब ऐसा होता है? अब ये थोड़ा सा ये टर्म्स जो है इन पे तो एक एक पूरा लेक्चर होना चाहिए, है ना। अब क्या होता है, तब ऐसा होता है? वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक तब हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कब होगा? जब शोर होगा। ए ऑप्शन इसका, जब नॉइज होगी, शोर होगा, और नॉइज के कारण आपको ऐसा हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, चयनात्मक। तो कक्षा में जो संप्रेषण होता है, क्लास में जो आपके कम्युनिकेशन होता है, वो कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जैसे कोई बच्चा है, उसके द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना, मस्तिष्क के विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो यह संज्ञानात्मक होता है, कॉग्निटिव होता है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? मौखिक संप्रेषण बात कर रहे हैं आप, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप सुन ना पाए सही से, तो आपको समझ पाएंगे? तो सबसे खराब श्रवण, पुअर हेयरिंग, सबसे ही बड़ी समस्या हो जाएगी। विनम्रता, रुचि, एकाग्रता तो बाद में, पहले तो जो मौखिक संप्रेषण है, जो कह रहे हैं उसको समझिए, तो सुनिए तो।
मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, इसे कहाँ कहते हैं, इसे कब कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है कि आप इसे कैसे कहते हैं। अबे वो धीमी आवाज में कह दिया आपने, या हंसी खुशी वाली बात है आपने रो के कहा, या रोने वाली बात है हंस के कह रहे हैं, सुन के गुस्सा लगने लगता है। कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुन के बेकार लगने लगता है। आपके बीच में जो होता है ना, जो आप एक दूसरे से करते हैं, समाज में जो आप देखते हैं, व्यवहार जो, वही सब इसमें पूछा जा रहा है। शब्द बड़े बड़े हैं भाई, इतना ध्यान रखना। पढ़ के आराम से सोच के करिएगा क्वेश्चन, मजा आएगा बिल्कुल। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। अब तो टेलीफोन की जगह आप यहाँ पे मोबाइल फोन भी आप रख सकते हैं। रेखीय है, अरेखीय है, यांत्रिक है। तो ये मैकेनिकल कम्युनिकेशन है, यांत्रिक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपकी ध्वनि तरंगों में बदल के नेटवर्क के माध्यम से जाके वहां पे फिर से, है ना, जाके यांत्रिक वहां यंत्र के द्वारा, यांत्रिक तंत्र मंत्र, तंत्र के मंत्र नहीं, तंत्र के द्वारा पहुंची और फिर आपकी आवाज फिर आपके कानों में गई, फिर वहां से फिर वैसे ही आई। यांत्रिक संप्रेषण है। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। नेतृत्व भूमिकाएं, लीडरशिप कहां से आता है। कम्युनिकेशन जहां पे लीडरशिप डेवलप होता है, कौन सा है। तो जैसे अंतः वैयक्तिक, ये तो गलत ही हो गया। लघु संप्रेषण द्विअंकीय, द्विकीय कह रहा है, द्विअंकीय होना चाहिए। बायलैटरल कम्युनिकेशन ये भी नहीं। आभासी, यथार्थ। अब जैसे कोई छोटा समूह है और वहां बहुत सारे ये लोग हैं इस समूह में, और इसी में एक व्यक्ति है जो इनको डील करने लगा, है ना। अधिकतर आज जो आपकी नेता की परिभाषा है, आप तो उसको बुरा, नेता शब्द आता है तो गलत लगने लगता है। भारत में नेता कुछ ऐसे ही छवि बना ली है अपनी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो लघु समूह है, कोई स्मॉल ग्रुप, यहीं पे सबसे पहले दिखता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें लीडरशिप होती है। आप देखिए, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आप या आपके साथी कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो क्लास में तुरंत कोई भी काम होना है तो तुरंत उसी के, गुरुजी भी उसी को याद करते थे, है ना। तो लघु समूह संप्रेषण जो आपके टीचर थे, मेन थी आपकी, तो वो ऐसे लोगों को क्यों करती थी, प्रेफरेंस क्यों देती थी। इसीलिए देती थी क्योंकि उनके में गुण रहता था। लघु समूह में ही ये दिखाई देने लगता है सबसे पहले। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई रहेगा, तो इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे। तो उससे उच्चतर अधिकारी से शिकायत करके, गलत बात, किसी की शिकायत तो ऐसे चुगली तो करनी ही नहीं चाहिए। शिकायत क्यों करेंगे, पहले अपने लेवल पे हम देखेंगे। निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके, सही लग रहा है और देखिए, यही सही लग रहा है तो इसी को टिक मत कर दीजिए और पढ़िए, इससे भी अच्छा कोई है क्या। उसकी अनदेखी करके, अनदेखी क्यों करेंगे, नौकरी से त्यागपत्र देके तो बहुत बुरी बात है। तो ये सबसे अच्छा यही। यहाँ पर ऑप्शन कई बार आपको दो दो तीन तीन सही लगेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, गुड बेटर बेस्ट, जो बेटर, फिर बेस्ट पे आप जाइए, है ना। गुड पे ही नहीं, गुड तो कई हो सकते हैं। तो जो सब सब ऑप्शन पढ़िए, जीएस के क्वेश्चन में भी आप सारे ऑप्शन पढ़ के तब उत्तर दीजिए। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है। आपके जो सहयोगी हैं या आपके जो अधीनस्थ काम करने वाले हैं, तो अनौपचारिक अंतः संचार इसमें करिए, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन करिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यही सब सर्वोत्तम इसका तरीका होता है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता, अनौपचारिक का मतलब समझ रहे हैं, औपचारिक नहीं होगा, वो आपका अधीनस्थ है, वो आपका जो साथ में काम करने वाला है, आपके सहयोगी हैं, तो औपचारिकता नहीं, अनौपचारिकता होनी चाहिए। इतना तो आप समझते ही हैं, इस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। किस पे। मैं अभी आपको खूब कठिन कठिन मतलब बातें बताने लगूं, शब्द जो हमें, शब्दों का चयन जो हो वो ऐसा हो जाए, अति दुष्कर शब्दों का चयन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, और उस प्रस्तुति के माध्यम से मैं अथक प्रयास करूं कुछ भी समझाने का, आपको समझ में नहीं आएगा, क्लिष्ट शब्द आप लेकर आओ, लेकिन अगर सरल भाषा में मैं वही काम कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता यही है कि जितना सरल भाषा प्रयोग किया जाए। अब इसका उल्टा हो रहा है आजकल, जो अपने लोग विद्वान समझते हैं अपने को, तो द हिंदू वाली भाषा वो पढ़ते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी बोलना है तो द हिंदू वाली बोलना है। तो क्या जरूरत है भैया, है ना। अब हिंदी में भी कई लोग जो लिखते हैं तो ढूंढ ढूंढ के शब्द उसमें ला के रख दिया। अरे तुमको तो एक साल में एक किताब लिखनी है, तुमने तो ढूंढ के 500 पेज उसको पूरा कर दिया या 200 पेज लिख दिया, कठिन कठिन शब्द। अब पढ़ने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो, है ना। जहां ट्रेन से काम चल सकता है, लौपत गामनी लिखने का क्या मतलब है। रेल लिख दीजिए, ट्रेन लिख दीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसा करते हैं और उसी में विद्वता झलकती है उनकी कि हम बड़े विद्वान हैं। तो वो सही नहीं है। सरल भाषा का प्रयोग जो है वो मौखिक संप्रेषण का सबसे प्रभावी बनाने का माध्यम होता है।
अंतरवैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? आदान प्रदान में, संचार में, समव्यवहार में, विश्वास बनाने में। सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? समव्यवहार में। विश्वास तो कई बार एक ही बार में हो जाता है ना? हो जाता है ना? मुस्कुरा रहे हैं आप सब। हो जाता है। हाँ बिल्कुल, पहली नजर में चुभ गया, सब हो गया। तो अंतरवैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो समव्यवहार बनाने में, समव्यवहार संचार में सबसे अधिक समय लगता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अशाब्दिक संचार में निहित है देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति और लहजा। टोन क्या है आपका? फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? बॉडी लैंग्वेज क्या है? ये अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। कई लोग बोलते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे मुस्कुराया करते हैं, जैसे वैसे ही आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनका टोन इतना प्यारा होगा, प्यार से आपसे पूछेंगे पानी पीजिएगा क्या? अब इसी पे तो फिर मजा आ जाता है ना, कि लगता है कि नहीं भी प्यास लगी है तो पी लेंगे, जगह बना लेंगे। चलो पानी लेंगे कि क्या ठंडा लेंगे? तो मन करेगा कि कुछ नहीं लेंगे, सबसे पहले तो आज्ञा लेंगे यहाँ से जाने की। और तुम तो ना ही, तो हम बाहर जाके पी लेंगे, नल चला के पी लेंगे, कुएं में कूद के पी लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तुम और वे, मैं, वह और वे, तुम और हम, वी एंड यू एंड वी एंड यू, जो भी कह लीजिए, यू एंड वी, तुम और हम, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, तुम और हम। ठीक है। अगला प्रश्न है, समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानुभूति के लिए पहला स्टेटमेंट है, पढ़िए। समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है। समान होते तो क्या अलग अलग शब्द बनते? कट कर दो। व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। किसको समझ रहा है? दूसरों की भावनाओं को समझ रहा है। कोई व्यक्ति है, वो दूसरों की भावनाओं को, यानी कि उसकी जगह पे जाके, कहने का मतलब दूसरे जैसा महसूस करके, वैसा महसूस करना कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितने कष्ट में है। तो ये जो होता है उसको समानुभूति कहते हैं। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस आज की इस एपिसोड का इसका अंतिम प्रश्न है, फिर एक एपिसोड में और हम आगे करेंगे। औपनिवेशिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के लिए प्रकार के उदाहरण है। और इसमें संचार के प्रकार के उदाहरण है औपनिवेशिक, तो कौन से हैं? नियंत्रण, समझौता, संगठन, सूचना। तो इनमें से जो नियंत्रण है, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार का जो नियंत्रण है, ये प्रकार के उदाहरण है। ठीक है। नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है, ये प्रकार का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक एपिसोड और हम इसमें करेंगे, और उस एपिसोड के माध्यम से हम पूरा इसको कर लेंगे, फिर एक साथ मर्ज करके आपको ये मिल जाएगा। इसको रिवाइज करते रहिए, और जैसे कंप्लीट होगा तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। इसका टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने में कुछ नहीं जाता है, फालतू मैसेज भी उस पर नहीं आते हैं, और काम की चीजें उसमें आती हैं, इसलिए कम चीजें आती हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 91 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? क्या है इसमें? लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल, संगठनात्मक कौशल। जीवन कौशल देख के ही लग रहा है कि अंतरवैयक्तिक संबंध में इसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल्स हैं, संगठनात्मक जो कौशल है, उनका उपयोग होता है किसमें? अंतरवैयक्तिक संबंध में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? Which of the following is an unhealthy response to a duality solutions? द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया, स्वस्थ नहीं, अनहेल्दी कह रहा है, अस्वस्थ अनुक्रिया। महत्वपूर्ण मामलों की पहचान करना और अनुक्रिया करना, समझौता पाने की अक्षमता, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता, यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। कभी कभी आपको समझौता भी करना पड़ता है द्वंद्व समाधान के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा आप जीतेंगे ही और आपका ही पक्ष भारी रहेगा। जीत हार कई बार समझौते पे भी निर्भर करती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अक्षमता दी हुई है, इनएबिलिटी टू गेट ए एग्रीमेंट। ठीक है। तो समझौता, ये समझौता
इस यहाँ पे दो तरीके का माना जा सकता है। एक तो संबंधों में कई बार या किसी मुद्दे पे आपको समझौता करना पड़ता है, दूसरा एग्रीमेंट आप देखेंगे तो ये भी आप थोड़ा सा पा सकते हैं कि वैसा समझौता नहीं, रिश्तों वाला नहीं, वैसे भी समझौते होते रहते हैं किसी मुद्दे पर, है ना। मान लीजिए कि कोई इकोनॉमिक इशू है, उस पर समझौता है। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? प्रबंधकीय, सामाजिक, संबंध परक और प्रत्यायक, कौन सा? तो अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाने वाला जो कौशल होगा वो सोशल स्किल होगी, सामाजिक कौशल होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सामाजिक कौशल ही है जो आपके अंतःक्रिया और संप्रेषण को आसान बनाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव के व्यक्ति से बात आप कर रहे हैं जो अपेक्षाकृत आपसे कम पढ़े लिखे हैं। अब आप अंग्रेजी बुकें पढ़े हैं, कई बार लोग होते हैं नहीं, वो आपने देखा होगा जब बम्बई उम्बई से लोग कमा के आते हैं तो मेरे को तेरे को और हाफ मर्डर और ये सब बोला करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो खैर वो तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन जैसे आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और गांव वाला व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है, जरा से इसका उल्टा कीजिए। कई चीजें वो अगर अपने लैंग्वेज का उपयोग करके आपको समझाने की कोशिश करेगा, जो गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं वो करेंगे, तो आप भी नहीं समझ पाओगे। मतलब क्या है कि लैंग्वेज का ये होना चाहिए कि आप संप्रेषण कर सके। तो सामाजिक कौशल जिसमें होगा तो समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से जहां पर जाएगा उस हिसाब से अपने को चेंज कर लेगा, और वैसा बातचीत करने का उसका लहजा, तरीका, टोन जो है वो ऐसा होगा, और शब्द विन्यास भी वैसे ही होगा। संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले आता है? कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? संचारण, कूटानुवाद, समझना या कूटलेखन? फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग इसमें आती है, पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया है। कोडिंग सबसे पहले इसमें आएगा, कूटलेखन पहला चरण है, और फिर संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने के लिए जब कोडिंग कर दी जाती है तो उसमें ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो सूचना जिसको देना है और जो भेज रहा है उन्हीं के बीच में रहे, अलग ना जाए। तो कूटलेखन इसीलिए होता है ना, तो कूटलेखन ही सबसे पहला इसका वो होता है, स्टार्टिंग यही से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतः क्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? क्या करना है ये तो ध्यान रहना ही है ना। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज कि आपको क्या करना चाहिए, ये अवश्य ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जब आप कोई जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल या आप कह सकते हैं संगठनात्मक जो नियम होते हैं उसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है संगठनात्मक नियम, और यहाँ ये संगठन का वो कर रहा है ना। संगठन और संगठन, इसका जरा अंतर बताइएगा कोई। संगठनात्मक, इसीलिए क्वेश्चन ये गलत थोड़ा सा वो हो रहा है, ये शब्द कौन सा ये गलत दिया है, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, संगठनात्मक नियम को ध्यान में रखना ही चाहिए। देखिए वो तो एक अलग है, संगठन में वो मैंने जो व्याख्या की वो ऑर्गेनाइजेशन के कारण, लेकिन यहाँ संगठनात्मक होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होता है, ये गलत यहाँ पर लिखा है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। कॉन्स्टिट्यूटिव चीजों को सही करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो दिए हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संगठनात्मक नियम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए ये जान। अगला जो प्रश्न है, चयनों की संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयनों को संकुचित करने में, जो भी चयन है आपके, तो उनको संकुचित करने में जो सिलेक्शंस है, चयन का मतलब सिलेक्शंस, तो उनको संकुचित करने की जो प्रविधि है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रविधियों की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं टू कंट्रोल, नियंत्रण करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? ज्यादा वैयक्तिक होना, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनल दृष्टि, समाधान की शीघ्र प्राप्ति। तो इसमें ज्यादा वैयक्तिक होना कहीं भी ठीक नहीं होता, ए ऑप्शन इसका, मोर पर्सनल, टू बी मोर पर्सनल, तो बी मोर पर्सनल ये सही नहीं होगा, आप सकारात्मक की संप्रेषण माध्यम नहीं माना जाता है। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं, क्या होती है? सबसे पहले तो उसकी प्रारंभिक अवस्था होगी, फिर लक्ष्य अवस्था होगी, फिर संकारक, और फिर नियंत्रण। बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक
अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक और नियंत्रक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि का कौन सा एक प्रकार नहीं है? समस्या समाधान के जो त्रिप्रक्रम आगम है उनमें चयनात्मक जो भंडारण है ये प्रकार उसका नहीं होता है। कूट संकेतन चयनात्मक ये होता है, तुलना होती है, चयनात्मक संयुक्ति होती है, लेकिन इसमें ये चयनात्मक भंडारण नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस कथन पर विचार कीजिए, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है? न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। सही है, करने चाहिए, समाधान में ज्यादा समय लग रहा है। और इसके लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार भी विभागों को, जो विभागों के विवाद है उनको निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। अगर ऐसे अधिकार मिल जाएंगे, राइट्स मिल जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा जल्दी या नीचे ही स्टेप पे फैसले ले लिए जाएंगे, ज्यादा पेंडिंग केसेस नहीं रहेंगे। तो सी ऑप्शन दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है क्या? निर्णयन प्रक्रिया, तर्कना में तो स्थापित जो नियम है उसके विपरीत अगर निर्णयन में देखेंगे तो अनिश्चितता होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में अनिश्चितता निहित होती है। अधोलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? सबसे पहले समस्या की पहचान आप करते हैं, शुरुआती चरण है, लेकिन अंतिम चरण अगर आप देखेंगे तो निर्णय जो आपने लिया उसकी क्या प्रभाविकता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, एफिकेसी क्या है, और उसका फिर मूल्यांकन, निर्णय की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना, यह अंतिम चरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता, संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है। इंट्यूटिव जो जजमेंट होता है वो आपका जो एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स है, जो आपके डिसीजंस है, उस पर आधारित होता है। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच में जो मानसिक संयोजन है इसी को हम कहते हैं मेक ए गैस, अनुमान लगाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच में, भाई आपको फैक्ट्स दिए गए और उसके बाद में आपने उस पर कुछ और एक निष्कर्ष है, तो उसमें फिर अनुमान आप लगाएंगे ना, बीच में आपका अनुमान होगा, उसी के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर अनुमान लगाएंगे ना। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। बुद्धिपूर्ण क्रिया, अविकल्प क्रिया, चयन क्रिया, ये सही है। तादात्मीकरण क्रिया, ये विषम प्रक्रिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने बताया था कि निर्णय लेना है, होता भी यही है। पीटर ड्रकर का इस संबंध में विचार था कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। प्रशासक जो होते हैं वो दिन प्रतिदिन अनेक कार्य से रूबरू होते रहते हैं और उसके लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, और उनमें से जो सर्वोत्तम विकल्प है, जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव जो होता है वही तो निर्णय कहलाता है। कि जो आपके पास, जो 4 विकल्प आपके पास है, इनमें सर्वोत्तम जो विकल्प आपने चुना, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, सही निर्णय है आपका, वही बात। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि साइमन ने जो कहा था तो उसमें ये तादात्म्यकरण प्रक्रिया नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? शोर है, पूर्वाग्रह भी है, पहले भी बात कर चुके हैं, सक्रिय श्रवण नहीं है, अनुपयुक्त माध्यम है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्य को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधीनस्थ है यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो अधोगामी हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सामान्य सा प्रश्न है। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण कौन सा है? संकेतन, संदेश, विसंकेतन, प्रतिपुष्टि। सबसे अंत में क्या होता है? सबसे अंत में आपको लेना होता है फीडबैक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। होता नहीं है कि आप फीडबैक दीजिए, पूरी प्रक्रिया आपने कोई कस्टमर केयर पे कॉल किया या आपने कुछ सब कुछ पूरा कर लिया, उसके बाद में रहता है आपका फीडबैक क्या है। तो कस्टमर केयर वाला फीडबैक तो आजकल जो फोन अगर कहीं कर लीजिए तो पता चलता है कि वो यही मन करता है कि इस कंपनी का सिम निकाल के तुरंत तोड़ के फेंक दे, लेकिन दिक्कत है कि सब ऐसे ही हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? साक्षात्कार,
मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया। साक्षात्कार है दो तरफा। साक्षात्कार में दो लोग होते हैं ना, एक तरफ आप बैठेंगे, दूसरी तरफ बोर्ड बैठेगा, साक्षात्कार लेगा, या आप ले रहे हैं तो आगे कई लोगों का भी एक साथ ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन टाइप भी कुछ हो सकता है। मनोरंजक उपन्यास आप अकेले पढ़ते हैं, इसमें कोई संप्रेषण वैसे नहीं होता है, बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। संवाद और सामाजिक अंतःक्रिया ये सब संप्रेषण के उदाहरण है, लेकिन मनोरंजक उपन्यास पढ़ना नहीं। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स से, प्रॉक्सिमिक्स से, पैरालैंग्वेज से, अशाब्दिक व्यवहार से। हाव भाव द्वारा करेंगे तो सीधा से इसमें आप आ जाइए अशाब्दिक व्यवहार पे, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कितना भी कठिन दिया हो इसका अर्थ नहीं जानना है, आपको जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अशाब्दिक व्यवहार है, हाव भाव से इशारे, इशारे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, होती है कि नहीं, वही बात। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, शाब्दिक संवाद है तो व्याख्यान देंगे तो शब्दों में व्यक्त करेंगे, यही सही है। मोबाइल से दिया, गलत है, यांत्रिक हो जाएगा। बच्चा रो रहा था माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए, तो अब यहाँ कुछ ना कुछ इमोशंस है, कुछ बात वैसे शब्द नहीं बोल रहा है, आवाज केवल आ रही है, और उन आवाजों से, रोने की आवाज से समझ रही माँ। दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा, तो यहाँ पे ये तो शाब्दिक नहीं है, ये तो लिखित हो गया, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे बहुत काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? तो क्षैतिज संप्रेषण जो हो जाएगा वो पार्श्विक संप्रेषण हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्व संप्रेषण, तटस्थ, ये क्षैतिज नहीं होंगे, ये ऊर्ध्वाधर होंगे, बाकी ये पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज हो जाएगा। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज आपको मिली, एक संदेश है, उसके प्रति आपकी क्या समझ विकसित हुई, अपनी समझ की आप पुष्टि देते हैं कि हाँ हमारा फीडबैक सकारात्मक है, नकारात्मक है, जो भी, तो उस अपनी समझ को बताते हैं। अगला जो प्रश्न है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कोई चीज आपको सुनाई गई, आप सुनते हैं, तो सुनने का सबसे अच्छा परिभाषा सुनने की क्या होगी? जो हम सुनते हैं उसका अर्थ भी हम निकाल पाए, है ना? तो अर्थ निकालने में जो प्रयुक्त प्रक्रिया होती है, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकाल पाने में प्रयुक्त जो प्रक्रिया है, उसके रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? उद्देश्य कौन सा है, किस उद्देश्य हेतु ये है? तो अगर आपका वृत्ताकार संचार, कहने का मतलब आप सूचनाओं का सक्षम अंतरण करना चाहते हैं, इफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वृत्ताकार जो संचार होगा, है ना, इसको हटा दीजिए, उसमें इससे कोई मतलब नहीं है। वृत्ताकार संचार, वृत्ताकार संचार का इमेज अगर बनाए तो कैसा? इमेज में से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो सूचनाओं के सक्षम अंतरण, ज्यादा मत छोड़िए इसको, डी ऑप्शन। मेरे दिमाग में जो था वो मैं बताना चाहता था, लेकिन आपके पास समय ज्यादा नहीं है, एग्जाम नजदीक है, रिवीजन खूब ज्यादा। इसका सिसैट पास करने का सीधा फार्मूला है, पिछले 2-3 सालों के प्रश्न पत्र आप उठाइए, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग में जो आप कर पाए, और इन प्रश्नों को देख लीजिए, आपके 40-45 प्रश्न हो जाएंगे। लापरवाही करेंगे, बॉर्डर पे आ जाएंगे, पहले पेपर का स्कोर आपका बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पहला ही पेपर पढ़ते रह जाते। फर्स्ट पेपर, कहने का मतलब जीएस। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? अप्रत्यक्ष संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, मौन संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। यहां पर अनौपचारिक संप्रेषण कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं होता, बी ऑप्शन। यहाँ पे अप्रत्यक्ष तो होता है, मौन भी होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक नहीं होता। कक्षागत संप्रेषण होता है क्लासरूम में जो कॉम्युनिकेशन है ना, अनौपचारिक संप्रेषण कक्षागत संप्रेषण में नहीं मिलेगा। दो लोग बच्चे हैं, टीचर्स हैं, या बच्चे बच्चे आपस में हैं, जैसे भी आप देख लें, तो अनौपचारिक व्यवस्था के अनुसार इसमें कोई प्रवाह सूचनाओं का आपको मिलता नजर नहीं आएगा। निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? निष्क्रिय, आक्रामक, दृढ़तापरक। निष्क्रिय, आक्रामक हटाइए, निष्क्रिय आक्रामक ये सब एक्सट्रीमली सॉरी, तो निष्क्रिय नहीं होगा, आक्रामक नहीं होगा, ये भी दोनों नहीं, दृढ़तापरक, रेस्टोरेटिव जो होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, क्या हुआ है, अच्छा इधर चला आया, कोई बात नहीं। ये प्रश्न, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? तो इसको औपचारिकता कहते हैं।
उच्च अनुप्रयोगता समूह में जो अतार्किक निर्णय लिए जाते हैं तो उसको बस कह देते हैं औपचारिकता। सृजनात्मकता नहीं कहेंगे, समूह सोच भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उच्च अनुरूपता समूह में ले लिया गया, अतार्किक निर्णय है। समूह की सोच ऐसे अतार्किक कैसे हो जाए? मनोवैज्ञानिक सतर्कता भी नहीं कहेंगे। निकालिए आंसर, जानने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको विधि बता रहा हूं, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देखते चले कैसे आंसर निकलते हैं। किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतः क्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? जैसे बार हर समय आप हो सकता है बात ना कर पाए, लेकिन नियमित कुछ अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है, अंतक्रिया होती रहती है, संप्रेषण होता रहता है, तो इसका लाभ ये मिलता है कि प्रभावी निर्णय निर्माण जो होता है वो आसान हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब सामाजिक रूप से कोई वंचित व्यक्ति और उसके लिए आपको निर्णय लेना है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? इस आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। एक तो परानुभूति है, वंचित व्यक्तियों के प्रति आपकी परानुभूति, यानी कि उनकी समस्याओं को आप समझ सकें। दूसरा आपको एक यहां पर मिलेगा बहिर्मुखता, ये भी बहिर्मुखता भी जरूरी है। मेरे हिसाब से तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, बाकी कुछ जगह पे इसकी बहिर्मुखता आंसर मिलते हैं, कहीं पे परानुभूति। ठीक है, ये क्वेश्चन हुबहू ऐसे पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। परानुभूति का मतलब होता है दूसरों की समस्याओं, परानुभूति दूसरों की समस्याओं को समझना, वो ऐसे अनुभूति कर लेना। ठीक है, तो परानुभूति होने से भी वंचित व्यक्ति है तो उसके लिए उचित निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो बहिर्मुखता। आप अगर इंट्रोवर्ट होंगे तब भी नहीं, तो बी ऑप्शन ज्यादा ठीक लग रहा है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? माध्यम, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, संचरण और सूचना। मीडियम होता है, किस मीडियम से आप संप्रेषण कर रहे हैं, कैसा मीडियम है आपका, लिख के कर रहे हैं, शाब्दिक मतलब या फोन से कर रहे हैं या सामने सामने बैठ के कर रहे हैं, किस पढ़ के लिख के कैसे बोल के कैसे कर रहे हैं। दूसरा संचरण, ट्रांसमिशन भी जरूरी है, सूचना तो होना ही चाहिए। जीवन मूल्य एवं दृष्टि, ये संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप देख लीजिए। इसका एक कंपाइल करके पूरा ये जितना भी पार्ट है तो एक पूरा आपको मिल जाएगा। और साथ में इसका एक वीडियो में पूरा एक सिंगल वीडियो बना के भी इसको डलवा दूंगा, और उसको आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत समय में उन चीजों को पढ़िए जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है, और इधर उधर भटकाव कम होना चाहिए। थैंक यू।